बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश उर्दू ग्रामर का पार्ट 2। इसी पार्ट 2 में ये पूरे की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो A to Z है। अगर आपने ये लेक्चर पहले सुन रहे हैं तो इससे पहले एक और लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, तो पहले वो सुने और उसके बाद आपकी बेसिक से चूँकि ग्रामर ठीक हो जाएगी तो मज़ीद आगे वाली चीज़ें भी फिर सही समझ आती हैं। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, टेंसेस पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े हैं, पंक्चुएशन प्रोनाउंसिएशन, लेटर्स, अल्फ़ाबेट वगैरह जो बेसिक चीज़ें वो पढ़नी है। अब आगे एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस, फेल अमर मजहूल उर्दू में से कहते हैं। इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस की तारीफ। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि किसी काम के करने का हुक्म किया जा रहा है तो इसे इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस कहते हैं। अलामतें करो, पढ़ो, लिखो वगैरह। बी हेल्पिंग वर्ब बराए मस्बत और नॉट भी बराए मनफी। मतलब मस्बत के लिए बी यूज़ होता है और मनफी के लिए नॉट भी यूज़ होता है। कायदा फ़ेल अमर मरूफ। फ़ेल अमर मरूफ बनाने का कायदा यह है कि जुमले की शुरुआत किसी वर्ब यानी फ़ेल से किया जाता है, जैसे डू करो, रीड दिस बुक इस किताब को पढ़ो। कायदा फ़ेल अमर मजहूल। मजहूल यानी पैसिव। फ़ेल अमर मजहूल बनाने का कायदा यह है कि जुमले के शुरू में लफ्ज़ लेट लाया जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर मावन फ़ेल। मस्बत जुमलों में बी और मनफी जुमलों में नॉट बी लगाया जाता है। बाद औज़ात वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है गुजारिश और इस्लाह के मफहूम के साथ। अमर बनाने के जुमले की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर एडवाइज टू और मफहूम हुक्म का मफहूम बनाने के लिए यू आर ऑर्डर टू से किया जाता है। इसके बाद मस्बत जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मनफी जुमलों में लफ्ज़ नोट लेकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें काइंडली, प्लीज़ जैसे अल्फाज को नहीं लाया जाता है और ना ही मावन फेल बी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों कायदों के इख्तिसार के साथ नीचे मुलाहिजा कीजिए। लेट, सबसे पहले मतलब लेट लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसालें देखते हैं। इम्पेरेटिव एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में स्टडी द बुक और पैसिव वॉइस में लेट द बुक बी स्टडीड। राइट द लेसन, लेट द लेसन बी रिटन। काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। Please sleep, you are requested to sleep. Do not bother anyone, let the anyone not be bothered. Do not eat the food, let the food not be eaten. Please do not punish, you are requested not to punish. Kindly do not push, you are advised to push. जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको स्टॉप करके लिख लें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस पर एक जुमला बोला जाता है कि वुमेन के हवाले से सिर्फ मैं थोड़ी एक वो करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी नाराज़ ना हो इस बात पे। तो जब ये जुमला बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस, मेल्स अक्सर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नॉट वुमेन, तो वुमेन आगे से कहती है कि बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट। अच्छा जी, खैर। मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जाता है और अपनी अपनी खसूसियात जुमले में पैदा करता है। मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर दर्ज झेल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एम, टू, इज, टू, आर, टू, हैव टू, इटीसी, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड टू वगैरह। हर एक की तफसीलात दर्ज है। विल एंड शैल। अगर मुस्तकबिल में किसी वाक़या की जानकारी सादे अंदाज में देना हो तो आई वी के लिए शैल और बाकी फ़ाइलों के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ही विल फिनिश हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल करेगा। ही वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे। अगर वादा, हुक्म या धमकी जैसे मज़ामीन बयान करने हो तो आई और वी के साथ विल और बाकी फ़ाइलों के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यू शैल स्टैंड हेयर, तुम यहाँ खड़े रहो। शी शैल ओबे माई ऑर्डर, वो मेरा हुक्म मानेगी। इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट यू शैल गेट अ प्राइज़, अगर तुम अव्वल आए तो तुम एक इनाम हासिल करोगे। वी विल किल यू, हम तुमको मारेंगे। आई विल गिव यू रुपीज़ टुमारो, मैं तुमको कल रुपया दूंगा। अपने ताल्लुक से अगर मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना हो तो इसके लिए हमेशा विल ही इस्तेमाल होगा। यानी आई वॉन्ट गो टू दिल्ली नाउ, अब मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। आई विल डोनेट ब्लड इन दिस कैम्प, मैं इस कैम्प में खून अतिया करूँगा। वुड ये कभी विल के माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही सेड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, इसने कहा वो स्कूल नहीं जाएगा। ही थॉट दैट
दे वुड नॉट हेल्प हिम, इसने सोचा कि वो इसकी मदद नहीं करेंगे। कभी ख्वाहिश जाहिर करने और कभी ख्वाहिश मालूम करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ही वुड लाइक टू सी योर न्यू हाउस, वो आपको आपके नए घर को देखना चाहता है। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। कभी माजी की आदत जाहिर करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो चाय नाश्ते के बाद लिया करता था। शी वुड सिट लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो सुनने बैठा करती थी। शुड शैल के माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, मैंने इसे बताया कि मैं इसकी मदद करूंगा। ही आस्क्ड इफ़ वी शुड गो देयर, वो पूछेगा अगर हम वहाँ गए। फ़र्ज़ का एहसास दिलाने के लिए मशवरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वी शुड नॉट थ्रो स्टोन एट डॉग्स, हम कुत्तों पर पत्थर फेंकना नहीं चाहते, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुक्म के मायने का बयान करने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। यू शुड गिव अप स्मोक, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उम्मीद और एहतमाली मायने बयान करने के लिए जैसे दे शुड बी हेयर, इन्हें यहाँ होना चाहिए। शी शुड स्टडी देयर, इसे वहाँ पढ़ना चाहिए। कैन सलाहियत जाहिर करने के लिए जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी बोल कर सकता है। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। सवालिया जुमलों में इम्कान जाहिर करने के लिए कैन ही कम टुडे, क्या वो आ जा सकता है। कैन इंडिया विन द मैच, क्या हिंदुस्तान मैच जीत सकता है। इजाज़त देने के लिए भी कैन यूज़ होता है। यू कैन टेक ईदर पेन, तुम दोनों कलम ले सकते हो। ही कैन गो होम नाउ, वो अब घर जा सकता है। कुड पास्ट की इस्तिताअत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ही सेड दैट आई कुड गो, इसने कहा कि मैं जा सकता था। शी कुड कम टू मी, वो मेरे पास आ सकती थी। आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करने के लिए भी कुड यूज़ होता है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस के शर्तिया जुमलों में भी इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। इफ़ ही मेट मी, अगर वो मुझसे मिलता। आई कुड हेल्प हिम, तो मैं इसकी मदद करता। मे कभी इजाज़त लेने के लिए मे आई सी दिस बुक, क्या मैं इसकी किताब को देख सकता हूँ। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। उम्मीद और आशा जाहिर करने के लिए भी मे का लफ्ज़ यूज़ होता है। हिज प्लान मे सक्सीड, इसका मंसूबा कामयाब हो सकता है। किसी को दुआ देने के लिए दुआइया जुमलों में भी मे यूज़ होता है। मे यू लिव लॉन्ग। मकसद जाहिर करने के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। दैट का इस्तेमाल होता है। वी वर्क हार्ड दैट वी मे अर्न अ लॉट मनी, हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। आई टुक हिज हेल्प दैट आई मे स्टार्ट माई करियर, मैंने इसकी मदद की ताकि मैं अपना करियर शुरू कर सकूँ। माइट मे के माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही सेड दैट ही माइट सिट हियर, इसने कहा कि वो यहाँ बैठ सकता है। इजाज़त लेने के लिए भी माइट आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। ज़माना हाल में कमज़ोर इम्कान ज़ाहिर करने के लिए भी माइट यूज़ होता है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश का इम्कान है। मस्ट किसी को हुक्म देने के लिए यू मस्ट गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। कभी इम्कान को जाहिर करने के लिए भी मस्ट यूज़ होता है। ही मस्ट बी इन हिज ऑफिस, इसे दफ्तर में ज़रूर होना चाहिए। फ़र्ज़ की याद दहानी के लिए भी मस्ट यूज़ होता है। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन का कहा ज़रूर मानना चाहिए। वी मस्ट प्रे गॉड, हमें खुदा की इबादत ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह ऑट टू के रूल्स देखते हैं। ये शुड के मायने में और इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन फ़र्ज़ का एहसास दिलाने के लिए वी आर टू हेल्प द वीक, हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। उम्मीद और ख्वाहिश जाहिर करने के लिए भी ही ऑट टू बी बिल्ड अ न्यू हाउस, इसे एक नया घर बनाना चाहिए। यूज़ टू माजी की किसी आदत या मजबूरी जाहिर करने के लिए ही यूज़ टू टेल अ लाई, वो झूठ बोला करता था। अबाउट टू माजी या हाल में जब कोई काम होने ही वाला हो या हो रहा हो तो अबाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ अबाउट टू कम, वो आने ही वाला है। नीड का इस्तेमाल दो तरह से होता है, मेन वर्ब के तौर पर और मॉडल फेल के तौर पर। मेन वर्ब के तौर पर नीड का इस्तेमाल आम वर्ब की तरह किया जाता है। मॉडल फेल के तौर पर नीड का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव यानी मनफी और इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों में किया जाता है। इसके इस्तेमाल का कायदा इस तरह है। सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्ब, जैसे ही नीड नॉट कम हेयर, इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टेक टू दिस पेन, मुझे इस कलम की ज़रूरत नहीं है। नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। नीड यू रन सो फास्ट, क्या तुम्हें इतने तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है। नॉट नीड के साथ सवालिया और मनफी जुमलों में
डिड डज नॉट डू डज देगर मामून फेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डेयर इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल नीड की तरह है। मेन वर्ब के तौर पर आम फेल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मॉडल फेल के तौर पर सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे गहरे तालाब में तैरने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट टू स्विम इन द डीप पाउंड। इन्हें इस नदी का पार करने की हिम्मत नहीं है। दे डेयर नॉट क्रॉस दिस रिवर। डेयर यू स्टैंड इन द हॉट सन। क्या तुम्हें तेज धूप में खड़े रहने की हिम्मत है। डेयर यू ही कम टू माई हाउस। कैसे मेरे घर आने की हिम्मत है। नॉट नीड और डेयर दोनों को इन्फिनिटिव मस्दर बनाने के लिए टू नहीं लगाते। इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, ये सब अल्फाज जिन जिन टेंसेस के मामून फेल हैं, इन टेंसेस में सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया जाता है और आदत या मजबूरी का मायने में पैदा करता है। ही इज़ टू स्टडी बुक्स। इसे किताब पढ़ना पड़ता है। आई एम टू गो लखनऊ। मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। दे हैव टू गो टू मार्केट। इन्हें मार्केट जाना पड़ चुका है। ही हैड टू वेक अप। इसे जागना पड़ा था। ही हैज़ टू फिनिश द वर्क। इसे काम मुकम्मल करना पड़ चुका है। वी शैल हैव टू टेक फूड। हमें खाना खाना पड़ेगा। एक्सरसाइज आप देखेंगे। मॉडल्स पैसिव वॉइस मामून फेल मजहूल। मॉडल्स की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले फाइल, फिर मॉडल, फिर वी और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाया जाता है। मुख्तसरन इस तरह कह सकते हैं: सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी प्लस थर्ड वर्ब प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में आई कैन डू दिस वर्क और पैसिव वॉइस में दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। यू मस्ट डू योर वर्क मस्ट बी डन बाय यू। You should help him. He should helped by you. May I help you? May you be helped me? Who will shut the door? By whom will the door be shut? Can you help me? Can I be helped by you? Why can he not beat him? Why can he not beaten by him? एडजेक्टिव सिफ्त। एडजेक्टिव की तारीफ। जो लफ्ज़ जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की सिफात और खसूसियात बताता है, इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, रेड पेन, लाल कलम। एडजेक्टिव की 8 किस्में होती हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, सिफ्त मार्फा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त नफ्सी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सिफ्त मिकदारी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफ्त तादादी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिफ्त इशारा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिफ्त तकसीमी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सिफ्त इस्तफहामी। पोजेसिव एडजेक्टिव, सिफ्त इजाफी। अब इनकी तफसील बढ़ते हैं। एडजेक्टिव की तमाम किस्मों की तारीफ। प्रॉपर एडजेक्टिव की तारीफ। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान वगैरह। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तारीफ। जिस एडजेक्टिव से किसी नाउन की अच्छाई या बुराई या रंग मालूम होता है, इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे ही इज़ अ फैट मैन, आई हैव अ रेड पेन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तारीफ। जिस एडजेक्टिव से किसी नाउन की मकदार बताई जाती है, इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। इसको ऐसे इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ मकदार बताई जाती है। जैसे सम मिल्क, इनफ वाटर, कुछ दूध या काफ़ी पानी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तारीफ। जिस एडजेक्टिव से तादाद मालूम होती है, इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 2 पेन, सेकंड प्राइज वगैरह। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तारीफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है, जैसे ये 4 हैं, दीज, दोज, दैट, दिस, और इनके बाद फ़ौरन किसी नाउन का होना, जैसे दिस पेन, दैट हाउस, दोज बुक्स, दीज गर्ल्स वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तारीफ। जो एडजेक्टिव किसी जमात, शख्स या अशिया को अलग अलग करके बताता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये 4 हैं: नीदर, ईदर, ईच, एवरी, और इनके बाद किसी नाउन का होना जरूरी है, जैसे ईच बॉय, एवरी गर्ल, ईदर बुक। दोनों किताबों में से कोई नहीं, नीदर बुक। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तारीफ। जिस एडजेक्टिव से सवाल किया जाता है, इसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये 3 है: व्हाट, विच, हुज, और इसके बाद किसी का नाउन होना जरूरी है, जैसे विच गेम, व्हाट टाइम, हुज पेन। पोजेसिव एडजेक्टिव की तारीफ। जो एडजेक्टिव किसी शख्स या चीज़ से ताल्लुक बताता है, इसे पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे माई ब्रदर, आवर बुक्स वगैरह। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सिफ्त के दर्जे या सिफ्त में तकाबुल, कंपैरिजन जिसको कहते हैं। एक नाउन में दूसरे नाउन के मुकाबले में एडजेक्टिव यानी सिफात में कमी बेशी पाई जाती है, जैसे कोई चीज़ कम सफ़ेद होती है और कोई ज़्यादा सफ़ेद होती है। इन इसमों में इस तरह का मुकाबला मुआवजा करने को डिग्री या कंपैरिजन सिफात में तकाबुल कहा जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की 3 शक्लें बनती हैं। पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तफसील ज़ाती। इसमें किसी सिफ्त का मुकाबला व मुवाजना नहीं होता है, बल्कि सिफ्त की असली सूरत को बयान किया जाता है, जैसे दिस इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है। दिस इज़ अ ब्लैक बॉय,
ये वो एक काला लड़का है। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला या मुवाजना किया जाता है। इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हैं। ये देन THAN वाला देन होता है, THEN वाला देन नहीं होता। देन का तर्जुमा से यह बनिस्बत किया जाता है। दिस पेन इज़ बेटर देन पेन। दिस पेन इज़ बेटर देन पेन। ये कलम उस कलम से अच्छा है। मतलब दो कलम के दरमियान कंपैरिजन किया जाएगा तो फिर इस तरह का। खालिद इज़ बेटर देन हामिद। खालिद तो हामिद की निस्बत मोटा है। सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुकाबला मुआवजा किया जाता है। इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा पहले दी लगाया जाता है और कभी कभी बाद में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ही इज़ द ब्लैकेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका डिग्री बनाने के कायदे। डिग्री ये बनती कैसे क्या है? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जिसके कायदे दर्ज हैं। अक्सर एडजेक्टिव के आखिर में ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री सॉरी और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और अगर E पहले से हो तो सिर्फ R और ST बनाने से बढ़ती है। मिसालें देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री बोल्ड है, फिर बोल्डर बोल्डेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट। किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई को हटाकर IER और सुपरलेटिव के लिए IEST लगाते हैं। मसलन ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, ईजी ईजियर ईजिएस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट। किसी एडजेक्टिव के आखिर में कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले वावल हो तो आखिर का कॉन्सोनेंट का डबल कर देते हैं। जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट। कुछ एडजेक्टिव के शुरू में कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा देते हैं। जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, मोर ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट, फुलिश मोर फुलिश मोस्ट फुलिश, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें तीनों डिग्री के लिए अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे बैड वर्स वर्स्ट, फार फारदर फारदेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अच्छा जी, कुछ अहम एडजेक्टिव का तरीका इस्तेमाल। लेटर लेटेस्ट वक्त का बताता है और इसका तर्जुमा होता है बाद या बाद की, जबकि लेटर और लास्ट किसी चीज़ की पोजीशन की वजाहत करता है। जैसे लेटर का तर्जुमा है दूसरा और लास्ट का तर्जुमा है आखिरी। आई रीच द स्टेशन लेटर देन ही। मैं स्टेशन पर इसके बाद पहुंचा। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। बाद से इसकी सबसे बाद की ताज़ा खबर क्या है। ठीक होंगे। आगे ओल्डर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल जानदार और गैर जानदारों के लिए होता है, जबकि एल्डेस्ट एल्डर का इस्तेमाल एक ख़ानदान के अफराद के लिए होता है। इन्हें नाउन से पहले लगाया जाता है और सिर्फ एल्डर के बाद देन नहीं लगाया जाता है। इन सब का तर्जुमा है सबसे पहले का, सबसे पुराना, सबसे बड़ा। मिसालें दर्ज हैं। आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर खालिद। दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। यू आर द एल्डर ब्रदर ऑफ द हाशिम। शी इज़ द एल्डेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। फर्दर और फार्दर, फार्दर का इस्तेमाल दो जगह से होता है। दो जगहों में से एक ज़्यादा दूर होने का बतलाता है, जबकि दूसरा फर्दर का तर्जुमा होता है कुछ और ज़्यादा। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। द हंटर वेंट फार्दर एंड फार्दर। शिकारी जंगल में काफ़ी दूर चला गया। वी शैल से फर्दर, हम मज़ीद कुछ बोलेंगे। यू आर वेटिंग फर्दर, तुम कुछ और लिख रहे हो। राइटिंग फर्दर सॉरी। नियरेस्ट सबसे नज़दीक। नेक्स्ट सब आगे या अगले। नियरेस्ट का इस्तेमाल नज़दीकी बताने के लिए, जबकि नेक्स्ट पोजीशन की वजाहत की जाती है। जैसे वी टुक द थीफ टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। हम चोर को सबसे करीबी पुलिस स्टेशन ले गए। इसी तरह माई वाइफ लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। मेरी बीवी अगले मकान में रहती है। सम कुछ, एनी कोई। सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमला में किया जाता है और एनी का इस्तेमाल नेगेटिव यानी मनफी और इंटरोगेटिव सवालिया जुमला में किया जाता है। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है। शी ड्रिंक्स सम मिल्क, वो थोड़ा दूध पीती है। यू हैव नॉट गॉट एनी मनी, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी इन द लेसन, क्या सबक में कोई दुश्वारी है। ईच हर एक, एवरी हाँ दोनों का मतलब एक ही है। ईच और एवरी का दोनों मतलब एक ही है। अलबत्ता ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एवरी का इस्तेमाल सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए होता है। अलामा अजी ईच के मुतय्यन तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एवरी गैर मुतय्यन तादाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 4 बॉयज़
कैन सिट ऑन ईच बेंच, हर बेंच पर 4 लड़के बैठ सकते हैं। द 2 गर्ल्स हैड ईच अ मैंगो, दोनों लड़कियों में से हर एक के पास एक आम था। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, हर एक सीट भरी हुई थी। एवरी बॉय इन दिस क्लास हैज़ अ बुक, इस दर्ज में हर एक लड़के के पास किताब है। नीदर इधर, इधर का मतलब है दो में से एक या दोनों, और नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। यू कैन गो बाय इधर रोड, तुम दोनों में से किसी सड़क पे से जा सकते हो। ही टुक नीदर साइड, वो ना इस तरफ हुआ और ना उस तरफ हुआ। नीदर ऑफ द टू टीम्स कुड विन द मैच, दोनों में से कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकी। मैनी मच से मकदार का बयान किया जाता है, जबकि मैनी से तादाद की वजाहत होती है। जैसे आई हैव मच मनी विद मी, मेरे पास बहुत रुपया है। हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम्हें कितना रुपया चाहिए। मैनी वुमेन वर देयर, बहुत सारी औरतें वहाँ थी। हाउ मैनी मैन वर देयर, वहाँ कितने मर्द थे। लिटल, अ लिटल, दी लिटल, ये सब अल्फाज मकदार को जाहिर करते हैं। लिटल का मतलब है कि ना होने के बराबर, अ लिटल का मतलब है थोड़ा सा, जो अब भी मौजूद है। और दी लिटिल का मतलब है थोड़ा सा जो इसके पास था लेकिन वो भी नहीं है। मिसालें देखते हैं। ही हैड लिटिल मनी, इसके पास बहुत कम, ना होने के बराबर रुपया था। अ लिटिल मनी इज़ बेटर देन नन, थोड़ा सा रुपया कुछ ना होने से बेहतर है। आई स्पेंट दी लिटिल मनी आई हैड, मैंने थोड़ा सा रुपया जो मेरे पास था वो भी खर्च कर दिया। इसी तरह द फ्यू, आ फ्यू और फ्यू में भी तकरीबन यही फ़र्क होता है। मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत कम, ना होने के बराबर। आ फ्यू का मतलब है थोड़ी सी मकदार, और द फ्यू का मतलब है थोड़ा सा। लेकिन सबके सब ये तीन अल्फाज को, तादाद को जाहिर करते हैं। जैसे कि ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, इसके बहुत कम दोस्त हैं। अ फ्यू डेज रेस्ट विल डू यू ग्रेट गुड, थोड़े दिन का आराम तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल पुअर, जो थोड़े से दोस्त इसके हैं वो सब गरीब हैं। इसी तरह लेस फ्यूअर मकदार बताता है और फ्यूअर तादाद को। जैसे कि वी डू नॉट सेल लेस देन 5 किलोज ऑफ शुगर, हम 5 किलो से कम चीनी नहीं बेचते। फ्यूअर स्टूडेंट्स पास दिस ईयर देन लास्ट ईयर, इस साल पिछले साल के मुकाबले में कम तालिब इल्म पास हुए। इसी तरह आगे एज और एज, सो एज, सच दैट, इन सब का तर्जुमा ऐसे होता है जैसे ऐसा ही, जैसा कि। मिसालें देखते हैं। शी इज़ एज प्रिटी एज हर सिस्टर, वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि इसकी बहन। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर, वो इतना होशियार नहीं है जितना कि इसका भाई है। ही इज़ नॉट सच अ गुड प्लेयर एज हिज ब्रदर, वो इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है जितना कि इसका भाई है। दिस लेसन इज़ नॉट सच डिफ़िकल्ट दैट दिस बुक, ये सबक इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये किताब। एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल उर्दू में, एडवर्ब को उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं। एडवर्ब की तारीफ़, जो लफ्ज़ एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब यानी फ़ेल, मुतल्लिक फ़ेल और सिफ़त के मायने में इजाफा करे और इसकी खसूसियात बताए, इसे एडवर्ब कहा जाता है। जैसे ही केम हेयर, वो यहाँ आया। ही इज़ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भागा। पहले जुमले में हेयर फेल केम के मायने में, दूसरे जुमले में वेरी सिफ़त गुड के मायने में, और तीसरे जुमले में वेरी फेल मुतल्लिक फेल फास्ट के मायने में इजाफा कर रहा है। कायदा, अमूमन एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है, और जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो एल वाई जोड़ते वक्त वाई को आई में बदल देते हैं। मिसालें देखते हैं। बैड बुरा, बैडली बुरी तरीके से। पुअर गरीब, पुअरली गरीबी। रेडी तैयार, रेडीली तैयारी। हैप्पी खुश, हैप्पीली खुशी से। अच्छा जी, मुतल्लिक फ़ेल की किस्में। एडवर्ब की 3 किस्में हैं। सिंपल एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल सादा। रिलेटिव एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल मौसूला। इंटरोगेटिव एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल इस्तिफ़हामी। अब इनकी तफसील पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब 8 तरीक़ों से तारीफ़ की गई है, और यही 8 तरीके इसकी किस्में भी कहलाते हैं, जिसकी तफसील दर्ज है। एडवर्ब ऑफ टाइम, मुतल्लिक फ़ेल ज़मानी, जिस लफ्ज़ से किसी काम का वक्त बताया जाए इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। यह दर्ज है, जैसे आफ्टर, अर्ली, नाउ, सून, टुमारो, शॉर्टली, आफ्टरवर्ड्स, इंस्टेंटली, अगो, लेट, देन, टुडे, रिसेंटली, इमीडिएटली, सिंस, ऑलरेडी वगैरह। इसकी मिसालें। आई केम लेट, मैं देर से आया। ही केम अर्ली, वो जल्दी आया। डू इट नाउ, इसे अभी करो। राइट टू हर टुडे, उसको आज ही लिखो। द हॉलीडेज विल बिगिन टुमारो, छुट्टियां कल शुरू होंगी। सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, मुतल्लिक फ़ेल मकानी, जिस लफ्ज़ से काम करने की जगह का इल्म होता है इसे सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है, और यह दर्जिल है। जैसे एवरीवेयर, अवे, फार, अबव, नाउ, हेयर, कहीं नहीं, अप ऊपर, इन अंदर, हेयर यहाँ, अहेड आगे,
बैकवर्ड पीछे, एनीवेयर कहीं, नियर नज़दीक, बिलो दरअसल, विदाउट बगैर, डाउन नीचे, आउट बाहर, देयर वहाँ। मिसालें देखते हैं। कम हेयर यहाँ आओ, स्टैंड हेयर वहाँ खड़े रहो, गेट आउट बाहर जाओ, ही इज़ इन द हाउस वो घर में है, सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, मुतालिक फेल तदादी की नंबर के लिहाज से, जिससे मतलब काम कितना मरतबा हुआ है, काउंटिंग के लिहाज से कितनी दफ़ा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेकेंडली, थर्डली, अगेन, डेली, एवर, रेयरली, कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभी, गायब गायब। जैसे सी यू अगेन, यू आर ऑलवेज लेट, ही कम डेली, ही वेंट देयर वंस, आई नेवर अब्यूज। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, मुतल्लिक फेल तरीके, जिस लफ्ज़ से काम करने के ढंग या तरीका मालूम हो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे दस, चुनांचा, इस तौर पर, वेल अच्छे तरीके से, ग्लैडली खुशी खुशी, सर्टेनली ज़रूर, बेशक, कन्वीनियंटली आसानी से, सो तो, इस कदर, यूं ही, बैडली बुरी तरह से, क्विकली जल्दी से, फ़ौरन, क्लियरली साफ साफ, हार्ड मेहनत से। यू हैव डन इट वेल तुमने इस काम को ठीक से किया। सैडली ही वेंट फ्रॉम हेयर वो यहाँ से उदास गया। ही डिड दैट वर्क हैप्पीली इसने खुशी से काम किया। शी वर्क्स ग्लैडली वो खुशी खुशी काम करती है। आई राइट क्विकली मैं जल्दी से लिखता हूँ। सिंपल एडवर्ब ऑफ रीज़न, मुतल्लिक फेल असबाबी, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने की वजह मालूम होती है इसे एडवर्ब ऑफ रीज़न कहा जाता है। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, हैंस यहाँ से, कंसिक्वेंसली लिहाजा नतीजा तनपस, आई देयर फोर वेंट देयर मैं इसलिए वहाँ चला गया। इसी तरह बाकी देख लें। सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब फेल मकदारी, जिस लफ्ज़ से किसी काम के होने या करने की मकदार या काफियत मालूम होती है इसे सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। इसके कुछ खास अल्फाज दर्ज हैं, जैसे कि वेरी, वेरी बहुत, इंतहाई, मोर मज़ीद, अफसों, और, क्वाइट बिल्कुल, तमाम, सरासर, ज़रूर, रादर कबल पर, खिलाफ, थोड़ा सा, फुली पूरे, सारा, तमाम, सो यूं ही, इसी अंदाज में, इनफ काफ़ी, माकूल बहुत, आलमोस्ट तकरीबन, ज़्यादातर, मच ज़्यादा, कसरत, टू इलावा अजीब भी, लिटल ज़रा, थोड़ा सा, कम, पार्टली किसी कदर, जुज़वी तौर पर, होली मुकम्मल तौर पर, एनी कोई, कुछ, एक, प्रीटी किसी कदर, कम वेश, तकरीबन, एज जैसा, वैसा, तैसा, चूँकि, ही इज़ वेरी वेल वो बहुत ठीक है, दिस वर्क इज़ हार्ड इनफ। अच्छा जी, आगे सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, सातवां, मुतल्लिक फेल असबाती, जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना मालूम है इसे मुतल्लिक फेल असबाती कहते हैं। जैसे यस हाँ, श्योरली बेशक, यकीनन हकीकतन, सर्टेनली वाक़यतन यकीनन, ट्रूली सचमुच हकीकतन, यस आई विल डू हाँ मैं करूँगा। सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन, मुतल्लिक फेल इनकारी, जिस लफ्ज़ से किसी काम का ना होना या करना मालूम होता है इसे सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। जैसे नो, ने, नो मतलब नहीं, ने मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट नहीं, नेवर कभी नहीं, आई डू नॉट नो हर, नो एंड नॉट एट ऑल, आई नेवर सी यू मैं तुम्हें कभी नहीं देखता हूँ। अच्छा जी, आगे है रिलेटिव एडवर्ब, मुतल्लिक फेल मौसूला, दूसरी टाइप एडवर्ब की। रिलेटिव एडवर्ब की तारीफ, जिन लफ्ज़ों से दो जुमलों को जोड़ा जाता है इसे रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। और रिलेटिव एडवर्ब से पहले एक नाउन यानी इसम होता है जो इसका एंटीसीडेंट का यानी मर्जिया कहलाता है। ये हमेशा दो जुमलों के बीच में आता है। कुछ रिलेटिव एडवर्ब दर्ज हैं, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ। जैसे कि दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी लिव, वी नो हाउ यू डू इट। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तीसरी फॉर्म एडवर्ब की, मुतल्लिक फेल इस्तिफहामी, सवालिया, जिन लफ्ज़ों से सवाल किया जाता है इसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, वेयर ऑफ, वेयर फॉर, क्यों, किस लिए, जिस लिए वगैरह। विदर, किस मकाम पर, किस हालत में। वेंस, कहाँ से, किस तौर पर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। एडवर्ब कंपैरिजन, कंपैरिजन एडवर्ब की मुतल्लिक फेल में तकाबुल। पॉजिटिव डिग्री तफसील ज़ाती, कंपैरेटिव डिग्री तफसील बाज़, और सुपरलेटिव डिग्री तफसील कोला। अलबत्ता एडवर्ब की तमाम किस्मों में से सिर्फ दरअसल तीन तकाबली शक्लें बनती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर। इनके कवायद दरअसल हैं।
कुछ एडवर्ब के आखिर में er जोड़ने से कंपैरेटिव और est जोड़ने से सुपरलेटिव बन जाती है, जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। जिस एडवर्ब के आखिर में ly होता है तो इसके शुरू में कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट बना जाते हैं, जैसे क्लियरली मोर क्लियरली, या फिर स्लो मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। इसी तरह वंस, देयर, वेयर, देन, नाउ जैसे एडवर्ब में तकाबली शक्ल नहीं बनती। कुछ एडवर्ब की तकाबली शक्ल बनाने के लिए कोई कायदा मुतय्यन नहीं, बल्कि तीनों शक्ल में अलग अलग अल्फाज आते हैं, जैसे बैडली वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, वेल बेटर बेस्ट। कुछ अहम एडवर्ब्स के तरीक़े इस्तेमाल। वेरी मच बहुत बहुत ज़्यादा, इन दोनों में से वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से पहले किया जाता है, और मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है, जैसे ही रिटर्न वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी वापस आ गया। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कहानी बड़ी पुरलुत्फ है। अगो और बिफोर पहले ये दोनों जुमले के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ डॉग बिफोर, मैंने इससे पहले ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा। हैव यू सीन हर बिफोर, क्या तुमने इससे पहले इसे देखा है। ही लेफ्ट दिस हाउस 3 years अगो, इसने ये मकान 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। यस आई सा हर 2 years अगो, हाँ मैंने इसे 2 साल पहले देखा था। एट वंस वंस, वंस का तर्जमा होता है एक बार, एक दफ़ा। एट वंस का मतलब होता है फ़ौरन जल्दी। आई गो टू दिल्ली वंस अ वीक, मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ। लीव द क्लासरूम एट वंस, दर्सगाह से फ़ौरन निकल जाओ। टू, इनफ, क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, मुकम्मल। इनफ मफहूम है काफ़ी, इतना के, और टू का मतलब है ज़्यादा। मिसालों से ज़्यादा देखते हैं। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतना थक गया हूँ कि चल नहीं सकता। ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार, वो इतना मालदार है कि एक कार खरीद सकता है। माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज़ क्वाइट सर्टेन, इम्तिहान में मेरी कामयाबी बिल्कुल यकीनी है। अच्छा जी, आगे है प्रपोजिशन, हरफ जार। प्रपोजिशन की तारीफ, जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका ताल्लुक ज़ाहिर होता है, इसे प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन की तकसीम, प्रपोजिशन की 3 किस्में हैं। सिंपल प्रपोजिशन, हरफ जार सादा, कंपाउंड प्रपोजिशन, हरफ जार मुरक्कब, फ्रेज प्रपोजिशन, हरफ जार मुरक्कब नाक़िस। सिंपल प्रपोजिशन की तारीफ, जिस प्रपोजिशन के टुकड़े नहीं किए जा सकते यानी मुफरद होते हैं तो इसे सिंपल प्रपोजिशन कहा जाता है, जो कि दर्जेल हैं। एट, फॉर, एट का मतलब होता है पर, बराए मकान। फॉर के लिए, इसलिए कि, इन अंदर, में, टू तक, आउट बाहर, टिल जब तक, इस वक्त तक, बाय पास करीब ज़रिए, फ्रॉम से अस तरफ, ऑफ का के पर, ऑन पर ऊपर, थ्रू तरफ से एक जानिब से, विद साथ, आफ्टर बाद, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, सिंस जब से, डाउन नीचे, अप ऊपर। आई लिव एट देवबंद, मैं देवबंद रहता हूँ। द काइट वेंट अप द स्काई, पतंग ऊपर आसमान में चलेगी। द बॉल इज अंडर द टेबल, गेंद टेबल के नीचे है। शी क्लाइम्ड ऑन द ट्री, वो दरख्त पर चढ़ी। स्टडी विद मी, मेरे साथ पढ़ो। वी सी यू आफ्टर स्लीपिंग, हम सोने के बाद तुमसे मिलेंगे। कंपाउंड प्रपोजिशन की तारीफ, जिस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन के शुरू में ए या बी लगाकर प्रपोजिशन बनाया जाता है इसे कंपाउंड प्रपोजिशन कहा जाता है। इस तरह के कुछ खास प्रपोजिशन दर्ज हैं। ऊपर मज़कूरा वाला अबव, अबाउट बारे में, अक्रॉस आड़ा तिरछा या आर पार, अराउंड इर्द गिर्द आस पास, बिसाइड नज़दीक पास, बियॉन्ड दूसरी तरफ के पार, बिलो दरअसल, अमंग अमंगस्ट, दो अमंग होता है दो या ज़्यादा अशखास, दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान, और अमंगस्ट बहुत ज़्यादा अशखास के दरमियान होता है। अब ऊपर मज़कूरा वाला, एमिड दरमियान में, बीच में, बिनीथ नीचे, बिहाइंड पीछे, बिटवीन दरमियान, अलोंग साथ, बराबर, अहम। हम पहलू मिसालें देखते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट हिम, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। दे आर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, वो लोग नदी में तैर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग स्टूडेंट, तालिब इल्मों में ये मिठाइयाँ तकसीम करो। देयर वाज आ स्टडी ट्री ओवर माई हेड, हमारे सर पर यहाँ एक सायादार दरख्त था। ही वाज सिटिंग बिटवीन हिज फादर एंड मॉम, वो अपने वालिद और वालदा के बीच में बैठा हुआ था। फ्रेज प्रपोजिशन की तारीफ, जो एक से ज़ायद अल्फाज से मिलाकर बनाया जाता है इसे फ्रेज प्रपोजिशन कहा जाता है। इसका दूसरा जुज़्व सिंपल प्रपोजिशन होता है और सिंपल प्रपोजिशन की तरह ही इस्तेमाल होता है। कुछ खास फ्रेज प्रपोजिशन दर्ज हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, बमुजब,
अलोंग विद के साथ, बिकॉज ऑफ की वजह से, के सबब, बाय मीन्स ऑफ के जरिए, बाय रीज़न ऑफ के सबब, बाय वर्च्यू ऑफ के बाइस, बाय वे ऑफ के तरीके से, फॉर द सेक ऑफ के लिए, इन एडिशन टू इसके अलावा, इन ऑन बिहाफ की जानिब से, इन कंपैरिजन ऑफ के मुकाबले में, इन कोर्स ऑफ के दरमियान, इन फेवर ऑफ के हक में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन ऑर्डर टू के लिए की गर्ज से, इन प्लेस ऑफ की जगह, इन रिगार्ड टू के मुतल्लिक, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ताहम, इंस्टेड ऑफ के बजाय, ऑन अकाउंट ऑफ के मुतल्लिक, विद अ व्यू टू इस नज़रिए के साथ, विद रेफरेंस टू के हवाले से, विद रिगार्ड टू के मुतल्लिक, ड्यू टू के मुताबिक देना। मिसालें देखते हैं। इन केस ऑफ डेंजर कम टू मी, खतरे की सूरत में तुम मेरे पास आ जाना। डू इट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, इसके हुक्म के मुताबिक इसे करो। पुट द पेंसिल इन प्लेस ऑफ दैट, पेंसिल को इसकी जगह पर रखो। ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, इसने अपने कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल, इसने अपने सफ़र के दौरान में बहुत मुश्किलात का सामना किया। कुछ पार्टिसिपल प्रपोजिशन भी होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से बनाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल भी सिंपल प्रपोजिशन की तरह ही होता है। ये दर्ज है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन, बारिंग, काबिल तवज्जो ना ठहराते हुए। कंसीडरिंग, इसके पेश नज़र के। कंसर्निंग, के बारे में बाबत। ड्यूरिंग, के दरमियान असना में। एक्सेप्टिंग, के अलावा कत नज़र बस्तस्ना। एक्सक्लूडिंग, के अलावा। इंक्लूडिंग, बशमूल। नॉट विथस्टैंडिंग, के बावजूद। पेंडिंग, के अलावा ज़ेर गौर दरपेश। सेविंग, सिवा मा सिवा। रिगार्डिंग, के मुतल्लिक बहवाला बालिहाज। ड्यूरिंग माई स्टे इन आगरा आई मेट हिम मैनी टाइम्स, मेरे आगरा क़याम के दौरान में इससे कई बार मिला। कंसर्निंग हिज ऑफिसर बिहेवियर ही शुड नॉट रिज़ाइन, इसके ऑफिसर के तर्ज अमल के मुताबिक इसे इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। कंजंक्शन, हर्फ अतफ उर्दू में जिसे कहते हैं। कंजंक्शन की तारीफ, जो दो लफ्ज़ों या जुमला को मिलाता है, इसको कंजंक्शन कहते हैं। कुछ खास कंजंक्शन दर्ज झेल हैं जैसे एंड, और, नोर, नहीं, बोथ, दोनों भी, अनटिल, जब तक, फॉर, लिए, के मायने, बट, लेकिन, मगर, और, या, एज वेल एज, मज़ीद बरा, यट, ताहम, बावजूद ये के, एल्स, वरना, और कुछ, बिकॉज, इसलिए के, दैट, के, आल्दो, अगरचा, बिफोर, पहले, एज, जैसा कि, इसलिए, वेयर, कहाँ, अनलेस, जब तक, व्हेन, जबकि, व्हेन, वाई, क्यों, हाउ, कैसे। मिसालें देखते हैं। ही इज़ वाइज एंड ब्रेव, वो अक्लमंद और बहादुर है। ही इज़ वीक बट नॉट टिमिड, वो कमज़ोर है मगर बुज़दिल नहीं। आई वेटेड अंटिल इट गोट डार्क, अंधेरा होने तक मैंने इंतज़ार किया। ही हैज़ अ फैट बॉडी येट ही इज़ अ वीक, वो मोटा है फिर भी कमज़ोर है। ही द शॉप वाज क्लोज्ड सो आई कुड नॉट बाय द बुक, वो दुकान बंद थी इसलिए मैं कोई किताब खरीद नहीं सका। इंटरजेक्शन, हरूफ ताज्जुब। इंटरजेक्शन, दिल में अचानक और एकदम उठने वाले ख्यालात, एहसासात, जज्बात और ख्वाहिशात का इज़हार जिन लफ्ज़ों से किया जाता है इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। इस तरह के अल्फाज दर्ज झेल हैं। वाह वाह, बराए इजहार खुशी, हुर्रा, हा हा हा, आलास, आह, ओ, मी, या इजहार गम, अफसोस वगैरह की भी ये भी इंटरजेक्शन यूज़ होता है। या फिर ब्रावो, वेल डन, पसंदीदगी के इजहार के लिए बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या क्या ही खूब, बराए ताज्जुब, हाँ, वट, हेलो, ओ, हो, हे, शख्स पुकारने के लिए भी, पूछ, टुश, पिश, स्टफ, विश, नफरत और तमस्खर के लिए भी, हम, हब, शुबा का इजहार करने के लिए भी, हूँ, ओह, गुड बाय, फेयरवेल, अलविदा या खुदा हाफिज करने के लिए, लोकलिसन, मुतवज्जा करने के लिए भी, गुड हेवंस, गुड गॉड, रहम के लिए भी, फाई, शेम, लानत के लिए भी। इंटरजेक्शन के अल्फाज जुमले के शुरू में आते हैं। इनका जुमलों से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिन जुमलों में इंटरजेक्शन के अल्फाज होते हैं इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है और इसके आखिर में ताजीबिया निशान लगाया जाता है। मिसाल ज़ाहिर के लिए, अलास ही इज़ डेड, अफसोस वो मर गया। इस तरह खुशी के लिए भी यूज़ होते हैं। इन्फिनेटिव, मस्दर। इन्फिनेटिव की तारीफ, वर्ब की असली शक्ल को इन्फिनेटिव यानी मस्दर कहा जाता है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ना होता है, जैसे खाना, पीना वगैरह। इसको बनाने का कायदा यह है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू लगाया जाता है, जैसे खाना, टू ईट, टू स्लीप, सोना, टू से, कहना। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कभी नाउन के तौर पर होता है और कभी एडजेक्टिव के तौर पर, कभी एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, ये नाउन है। टू टेल अ लाई इज़ अ सिन, झूठ बोलना गुनाह है, नाउन।
दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, एडजेक्टिव, ये खेलने का वक्त नहीं है। गिव मी अ पेन टू राइट, एडजेक्टिव, ये लिखने के लिए मुझे एक कलम दो। ही अलाउड हिम टू गो, एडवर्ब, इसने इसे जाने की इजाज़त दी। दे वेंट टू सी द ताज, एडवर्ब, वो ताजमहल देखने गया। कुछ मकामात ऐसे हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव वर्ब है तो इनमें टू नहीं लगाया जाता, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू वगैरह। डेयर, नीड, मस्ट, डज, डिड वगैरह मिसालें हैं, इनके साथ भी टू नहीं लगता। यू नीड राइट इट, तुम्हें इसे लिखने की ज़रूरत है। शी शुड स्टडी, इसे मुताला करना चाहिए। दर्जिल वर्ब के बाद मेक, बनाना, लेट, इजाज़त देना, फील, महसूस करना, हेयर, सुनना, सी, देखना, बिड, बोली लगाना, वॉच, देखना, ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, नोटिस, खबर लेना, नो, जानना, प्लीज़, खुश करना, स्टील, चुराना। ही सीज हिम स्टील अ पेन, इससे पहले टू नहीं लगेगा, वही से कलम चुराते देखता है। दरअसल फ्रेज जो से जुमला के बाद हैड, बेटर, करना चाहिए था, हैड, रादर, बेहतर है, वुड, रादर, बेहतर है, रादर देन, बेहतर है। आई वुड रादर डाई देन बेग, मेरे लिए भीख मांगने से मर जाना बेहतर है। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोक करने से रुकना चाहिए। मसदर में भी पॉजिटिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी मारूफ मजहूल होता है, जो कि दर्जन है। प्रेजेंट, टू सी, देखना, देखने के लिए, टू बी सीन, देखा जाना। प्रेजेंट कंटिन्यूस, टू सीइंग, देखता रहना, और टू हैव सीन, देखता हुआ होना। परफेक्ट में टू हैव सीन, देख चुकना, टू हैव बीन सीन, देख लिया जाना। परफेक्ट कंटिन्यूस, टू हैव बीन सीइंग, देखता हुआ होना। जेरंड, जेरंड इसम मज़दर, जेरंड भी इन्फिनेटिव की तरह होता है, इसके उर्दू मायने में भी आखिर में ना आता है। इसको बनाने का तरीका यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगा देते हैं। सिंग, सिंगिंग, ईट, ईटिंग, टॉक, टॉकिंग। जेरंड जुमले में कभी सब्जेक्ट के तौर पर, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर और कभी प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हर एक की मिसालें देखते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, सुबह की सैर मुफीद है, ये सब्जेक्ट। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी मशक है। स्विमिंग मतलब सब्जेक्ट के तौर पर आ गया। शी लाइक्स टेलिंग द ट्रूथ, वो सच बोलना पसंद करती है, ऑब्जेक्ट। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, वो नावल पढ़ना पसंद करती है, ऑब्जेक्ट। रामू वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द कार चोरी करने पर रामू को सजा दी गई, प्रपोजिशन। अ हॉर्स इज फाउंड ऑफ रनिंग अ रेस, एक घोड़ा मुकाबले में दौड़ने का स्याह है, प्रपोजिशन। 70वां सबक पार्टिसिपल, पार्टिसिपल सिर्फ बाकी 30 और रह गए हैं सिर्फ, तो हौसला रखें और कंटिन्यू रखें सुनना। सिफ्त फेली, पार्टिसिपल, ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही सिटिंग में सुने, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो उम्मीद है आपको कम से कम ग्रामर सारी समझ आ जाएगी और नॉलेज में आ जाएगी। कम से कम इतना तो ज़रूर पता चलेगा कि ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्टिसिपल की तारीफ, जो लफ्ज़ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है इसे पार्टिसिपल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वर्ब एडजेक्टिव है। इसकी 3 किस्में हैं, सिफ्त फेली, हाल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिफ्त फेली माजी, पास्ट पार्टिसिपल, और सिफ्त फेली मुकम्मल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तारीफ, जिस पार्टिसिपल के काम का होते रहना मालूम है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये सिफ्त फेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, जैसे सिंगिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग। मिसालें देखते हैं। सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखकर चोर भागा। ही सॉ अ बॉय सिंगिंग, इसने एक लड़के को गाते देखा। कीपिंग द बुक वी रैन, किताब पकड़े हुए हम दौड़े। पास्ट पार्टिसिपल की तारीफ, जिस पार्टिसिपल से काम का मुकम्मल होना मालूम होता है इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यह सिर्फ फेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में टी, डी, ई, एन, ई, डी में से कोई एक लगा हुआ की शक्ल में होता है। ये अमूमन वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, जैसे बिल्ड से बिल्ट, स्पीक से स्पोकन वगैरह। मिसालें देखें। सलमा इज़ अ गर्ल लव्ड बाय ऑल, सलमा एक लड़की है जिसे सब प्यार करते हैं। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, एक जला हुआ बच्चा आग से खौफ खाता है। ही हैज़ अ ब्रोकन बैट, इसके पास टूटा हुआ बल्ला है। परफेक्ट पार्टिसिपल की तारीफ, जिस पार्टिसिपल से एक काम के मुकम्मल होने के बाद दूसरे काम के शुरू होने का मफहूम पैदा होता है इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे थर्ड वर्ब के शुरू में हैविंग लगाकर बनाते हैं। हैविंग वॉन अ प्राइज, मैना फेल्ट हैप्पी, इनाम जीत कर मैना ने खुशी महसूस की। हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू स्लीप, मैं अपना काम करके सोने चला गया। हैविंग सीन द कैट, ही रैन अवे, बिल्ली को देखकर वो भागा। पार्टिसिपल में भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है, जो कि ज़्यादा होते हैं। प्रेजेंट बीटिंग और पैसिव में बीइंग बिटन। पास्ट में बीटन,
परफेक्ट हैविंग बिटन और हैविंग बीन बिटन। आर्टिकल्स, आर्टिकल अल्फाज तारीफ और तनकीर। आर्टिकल्स की तारीफ, किसी नाउन यानी इसम से पहले जो एन दी या का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें आर्टिकल या डिटरमिनर्स कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, हरूफ तनकीर यानी डेफिनेट आर्टिकल और हरूफ तनकीर यानी इनडेफिनेट आर्टिकल। हरूफ तारीफ और हरूफ तनकीर उर्दू में। डेफिनेट आर्टिकल को दी को कहते हैं। इसका इस्तेमाल दर्जे मकासद के लिए किया जाता है। जब किसी नाउन कॉमन नाउन यानी सम नकरा को मार्फा बनाना होता है तो दी लगाते हैं, जैसे दिस इज़ दी बुक, ये वही किताब है। द बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, कोई ख़ास चिड़िया या खूबसूरत है। मतलब किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करके जब कहा जाता है तो वो दी लगाते हैं। जब किसी नाउन से इसकी पूरी नस्ल मुराद होती है तो दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द क्रो इज़ ब्लैक, कौवा यानी एक काला परिंदा यानी कि सारे के सारे कौवे काले होते हैं। द लायन इज़ वाइल्ड एनिमल, शेर एक जंगली जानवर है। नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, खलीजों, सियारों, चांद, सूरज, मजहबी किताबों, दस्तावेजी किताबों, सियासी पार्टियों, तारीखी इमारतों, ज़मीन, आसमान, अखबारात के नामों, ख़ानदानी और नस्ली नामों से पहले दी लगाते हैं, जैसे दी सन, दी चार्ज, दी होली कुरान, दी कांग्रेस वगैरह। इसी तरह वो दी हिमालय, दी इंडियन ओशन, दी राजपूत, दी मुस्लिम, दी इंडियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जब किसी तारीखी शख्सियत से पहले कोई सिफ्त हो तो सिफ्त से पहले दी लगाते हैं, जैसे द ग्रेट अकबर, अजीम अकबर बादशाह, द ग्रेट अशोका, अजीम अशोक शाह। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का। द फाइनेस्ट बुक, सबसे अच्छी किताब। जब किसी एडजेक्टिव यानी सिफ्त के ज़रिए इस सिफ्त के तमाम लोग मुराद लिए जाएँ तो इस नाउन से पहले दी लगाते हैं, जैसे द रिच आर ऑलवेज हैप्पी है, मालदार हमेशा खुश रहते हैं। मतलब सारे ही मालदार लोगों के बारे में बात हो रही है। इस तरह द पुअर आर ऑलवेज इन ट्रबल, गरीब हमेशा परेशानी में रहते हैं। जब किसी चीज़ का तज़किरा पहले एक बार हो चुका है और फिर इसका तज़किरा आगे आ रहा है तो तज़किरे में दी लगाते हैं, जैसे देयर आर 2 गोट्स एंड 3 काउज, द गोट्स आर थिन बट द काउज आर फैट। मतलब जो पहले ऊपर 3 गोट्स और काउज की बात की गई है तो उन्हीं का मेंशन दोबारा करना होता है तो फिर दी लगाते हैं। अदद तरतीबी से पहले दी लगाते हैं, जैसे शी इज़ द फर्स्ट गर्ल, द सेकंड बॉय इन द थर्ड रो। अदद वस्फ़ी यानी सिफ्त से दोनों, तीनों वगैरह का मफहूम पैदा करने के लिए अल्फाज से पहले लगाते हैं। द 2 बॉयज़ आर लेज़ी, दोनों लड़के काहिल हैं। द 3 बुक्स आर गुड, तीनों किताबें अच्छी हैं। किसी तारीखी शख्सियत के ख़ास को इस्तेमाल करने वस्फ़ को किसी ताल्लुक़ से बयान करना हो तो इस तारीखी शख्सियत के नाम से पहले दी लगाते हैं, जैसे ही इज़ द अबुल कलाम, वो अबुल कलाम जैसा मुकर्रर है। ही इज़ दी हातिम ताई, वो हातिम ताई जैसा सखी है। मतलब हातिम ताई नहीं है लेकिन वो अगर हातिम ताई हो तो हम कहेंगे ही इज़ हातिम ताई, लेकिन अगर हम कहें ही इज़ दी हातिम ताई तो मतलब वो हातिम ताई जैसा है। इंडेफिनेट आर्टिकल एन और आ को आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इनके इस्तेमाल मंदर झेल है। नकरा का मफहूम पैदा करने के लिए आ और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अ गर्ल, कोई भी एक लड़की। एन एप्पल, कोई भी एक सेब। काउंटेबल सिंगुलर नाउन यानी शुमार की जाने वाली चीज़ों के नामों के वाहिद सीगे में इस्तेमाल करते हैं, जमा में नहीं इस्तेमाल होता है। अब बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की है। इस तरह एन ऑरेंज एक संतरा, एन इंकपोर्ट एक दवा। नोट ए एंड के मौके के इस्तेमाल को जानने के लिए सबक नंबर 1 दोबारा पढ़ें। आर्टिकल का इस्तेमाल ना किया जाना। दर्ज झेल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसम कैफियत के साथ। मिसालें देखते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी दुआ है। आर्टिकल का तरीका इस्तेमाल, एक शख्स या एक चीज़ का बताने के लिए एक ही मरतबा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है और 2 चीज़ों या 2 शख्सों के बारे में कुछ कहने के लिए 2 मरतबा इसकी वजाहत और फ़र्क मिसालों से देखिए। हर क्लॉथ इज़ अ वाइट एंड ब्लैक, ही हैज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक बुक, इसका कपड़ा कुछ सफ़ेद और कुछ काला, इसके पास एक सफ़ेद और एक काली किताब है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शंस, जो मतलब रूटीन की आदतन काम होते हैं। उनको करने के लिए जो काम आदत और मामूल के तौर पर किया जाते हैं इनको हैबिचुअल एक्शन यानी आदि काम कहा जाता है। इसको बनाने के कायदे दर्ज झेल हैं। कॉमन नाउन प्लूरल यानी इसम नकरा जमा से पहले दी का इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे कि द बॉयज़ प्ले, लड़के खेलते हैं। बॉयज़ प्ले, लड़के खेला करते हैं। द कैट्स रन, बिल्लियाँ दौड़ती हैं। कैट्स रन, बिल्लियाँ दौड़ा करती हैं। दी बर्ड्स सिंग, चिड़ियाँ गाती हैं। बर्ड्स सिंग, चिड़ियाँ गाया करती हैं।
प्रॉपर नाउन यानी इसम मारफा की आदत व मामूल बयान करने के लिए ज़माना हाल में सब्जेक्ट के बाद टू इज़ अकस्टम टू या का इस्तेमाल किया जाता है। खालिद इज़ अकस्टम टू प्ले, खालिद खेला करता है। हामिद इज़ अकस्टम टू स्लीप, हामिद सोया करता है। ज़माना माजी में आदत बनाने के लिए मस्बत में सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं और मनफी में डिड नॉट यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें मुलाहिज़ा कीजिए। ही यूज़ टू प्ले, वो खेला करता था। ही यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाया करती थी। आई डिड नॉट यूज़ टू कम डेली, मैं रोज़ाना नहीं आता था। शी डिड नॉट यूज़ टू गो हर हाउस, वो अपना घर नहीं जाया करती थी। जदीद अंग्रेज़ी में अब यूज़ टू के बजाय वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ही वुड प्ले, वो खेला करता था। ही वुड सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाया करती थी। आगे है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी, इजाफत का इस्तेमाल। इजाफत की तारीफ एक लफ्ज़ को दूसरी जानिब मंसूब करने का नाम इजाफत है। जैसे हम एक किताब को खालिद की तरफ मंसूब करते हुए कहते हैं कि खालिद की किताब। इसके अंग्रेज़ी में मिसालें देखते हैं। खालिद्स बुक, खालिद की किताब। हामिद पेन, हामिद का कलम। बुक ऑफ खालिद, खालिद की किताब। पेन ऑफ हामिद, हामिद का कलम। अंग्रेज़ी में इजाफत के दो तरीके हैं, दो इसमों के बीच में ऑफ का इस्तेमाल करके, जबकि दो इसमों के बीच में एस का इस्तेमाल करके। ऑफ का इस्तेमाल का तरीका है कि अरबी ज़बान की तरह पहले उर्दू के मुज़ाफ इलाही को लाएंगे, फिर मुज़ाफ को लिखेंगे। इसकी मिसालें देखते हैं। पेन ऑफ राशिद, फ़ैन ऑफ सलमा, सलमा का पंखा। वाइफ ऑफ जक्की, जक्की की बीवी। बुक ऑफ अबुआ, एक लड़के की किताब। एस के इस्तेमाल का तरीका यह है कि पहले उर्दू के मुज़ाफ को लाएंगे, फिर मुज़ाफ लाएंगे। जैसे राशिद पेन, राशिद का कलम। अबुआइज बुक, एक लड़के की किताब। जक्की वाइफ, जक्की की बीवी। सलमा पेन, सलमा का पेन, यानी उल्टा हो जाएगा सारा। तो एस के ज़रिए इजाफत के वक्त एस के साथ अपोस्ट्रॉफी का निशान इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एस के ऊपर रखा जाता है। इसकी मुनासबत से इसे अपोस्ट्रॉफीज एस कहा जाता है। इसके लिखने का तरीका दर्ज है। सिंगुलर नाउन है तो इसको लिखने के बाद आखिर में इसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगाइए। फिर एस लिखकर मुज़ाफ लिखिए, जैसे कि ऊपर की मिसालों में है। अगर सिंगुलर नाउन के आखिर में पहले से एस है तो इजाफत के लिए दूसरा एस नहीं लिखा जाता, बल्कि इसी एस के ऊपर अपोस्ट्रॉफी निशान लगा दिया जाता है। ग्लास का पानी, ग्लास वाटर। जैसे ग्रास कलर, ग्लास टेबल वगैरह। अगर ऐसे प्लूरल नाउन के है जिसके आखिर में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है तो इजाफत के लिए दूसरा एस नहीं लिखा जाता, बल्कि इसी जमा वाले एस के आखिर में ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा दिया जाता है, जैसे बॉयज़ बुक्स वगैरह। अच्छा जी, आगे है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिवायत। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ आ जाती है ना तो उसे इंग्लिश काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। किसी कहने वाले की बात की तर्जमानी या किसी चीज़ का तर्जमा दो तरह से किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इस स्पीच यानी अगर कहने वाले की बात को इसी के अल्फाज में कहा जाए तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी अगर किसी के कहने वाले की बात को अपने अल्फाज में कहा जाए यानी सिर्फ मफहूम बयान किया जाए तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मिसालें देखते हैं। ही सेज सलमा इज़ इल, वो कहता है कि सलमा बीमार है। ही सेज दैट सलमा इज़ इल, इनडायरेक्ट में कहेगा वो कहता है कि सलमा बीमार है। ही सेड आरिफ इज़ प्लेइंग, इसने कहा कि आरिफ खेल रहा है। ही सेड दैट आरिफ वाज प्लेइंग, इसने कहा कि आरिफ खेल रहा था। जिस आदमी की बात की तर्जमानी की जाती है इसको रिपोर्टर कहा जाता है, और इसके कलाम को जिस वर्ब से शुरू किया जाता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जिस बात को बयान किया जाता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद कॉमा लगाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और इसका पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है। जैसे खालिद सेज शाहिद इज़ वेल। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, किसी की बात को अगर इसी के अल्फाज में बयान किया जाए जैसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं तो ये ऐसे अपने अल्फाज में बयान करने से जैसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं ज़्यादा आसान है। साख्त और बनावट के एतबार से जुमलों की 6 किस्में हैं। मुस्बत जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सवालिया जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तजाबिया जुमले और ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मज़कूरा वाला हर एक जुमलों के साथ साथ अलग अलग असूल अपनाए जाते हैं और दरअसल तरह की तब्दीलियाँ की जाती हैं। अफ़आल की तब्दीली यानी कि वर्ब की चेंजिंग, ज़माइर की तब्दीली मतलब प्रोनाउन की तब्दीली, नज़दीकी ज़ाहिर करने वाले अल्फाज की तब्दीली, हर एक की तफसील आगे आगे अस्पाक में पेश की जा रही है। पढ़ते हैं जी। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हस्ब ज़ैल कायदे हैं। सबसे पहला, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले
के पहले स्मॉल को कैपिटल लेटर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन हो तो इसको स्मॉल लेटर में तब्दील नहीं करते। इसको आसान समझने का तरीका है कि आप इसको इधर से देख के एक दफ़ा पेन से लिखें। जब आप लिखेंगे ना तो वो माइंड में चीज़ें ज़्यादा बाहर बैठ जाती हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, चारों तरीक़ों से कोई भी चीज़ समझ आती है। अगर आप ये चारों तरीके यूज़ नहीं करते तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर दें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे कोई कितना ही दिमाग का पता रहे। अच्छा चलें जी, खैर टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदला जाता, लेकिन अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड, सेज, से को टेल या टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। हमेशा सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। अफ़ाल में तब्दीली, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदला जाता। जैसे कि डायरेक्ट में हम देखते हैं ही सेज करीम इज़ प्लेइंग। इनडायरेक्ट में अगर हम करेंगे तो ही सेज वैसे ही रहेगा और कॉमा की जगह दैट लगा देंगे और बाकी वैसा का वैसा रहेगा, करीम इज़ प्लेइंग। फ्यूचर का देखें तो शी विल से हामिद बीट्स, वो कहेगा हामिद, वो कहेगी कि हामिद मारता है। इनडायरेक्ट शी विल से दैट हामिद बीट्स, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ दैट का इजाफा लगाता है। ये याद रहे कि सिर्फ इनडेफिनेट की बात हो रही है, प्रेजेंट की और फ्यूचर इंडेफिनेट की। आगे चेंज होंगे इसके। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी दर्जल तरीके के मुताबिक पास्ट में बदल देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। सिर्फ यही एक मेन रूल है जो याद रखने वाला है। अगर ये याद रह जाता है तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना आसान होता है। अच्छा मिसालें देखते हैं, उम्मीद है समझ आ जाएगी। ही सेड खालिद गोज़ टू होम, उसने कहा कि खालिद घर जाता है। इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे, ही सेड दैट खालिद वेंट टू होम, मतलब पास्ट की बात हो रही थी तो लिहाजा वो अंदर वाला प्रेजेंट का जुमला भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसने कहा कि खालिद घर गया, क्योंकि बात पास्ट की हो गई तो फिर दोनों बातें ही पास्ट की होंगी ना। डायरेक्ट आई सेड टू माई फ्रेंड यू आर गोइंग टू आगरा, मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम आगरा जा रहे हो। आई टोल्ड टू माई फ्रेंड दैट ही वॉज गोइंग टू आगरा। डायरेक्ट में द क्लर्क सेड आई हैव डन योर वर्क, द क्लर्क टोल्ड दैट ही हैड डन माई वर्क। ठीक हो गया। इसी तरह वो प्रेजेंट वाला भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो इसको दर्जल तरीके से मुताबिक बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनेट हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई तब्दीली नहीं होगी। पढ़ के देखते हैं। ही सेड आई वेंट टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। ये इंडेफिनेट है तो इसको हम चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अब ही सेड ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, कंटिन्यूस का जुमला है तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। ही सेड ही हैड गॉन टू दिल्ली, पास्ट परफेक्ट हो गया। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में भी ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की कोई चेंज, नो चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फ्यूचर टेंस के मावन फेल विल को वुड और शैल को शुड में तब्दील कर देते हैं। ही सेड आई शैल हेल्प हिम, इसने कहा मैं इसकी मदद करूँगा। और अगर हम इनडायरेक्ट में करें तो ही सेड दैट आई शुड हेल्प हिम, ही सेड ही विल सिट, ही सेड दैट ही वुड सिट। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में पहले ही से ही मस्ट, माइट, वुड, शुड वगैरह लगा हो तो ऐसे जुमलों का टेंस नहीं बदलता। जैसे ही सेड यू शुड हेल्प दी पुअर, ही टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प दी पुअर। यहाँ पर प्रोनाउन की चेंजिंग आएगी लेकिन टेंस की चेंजिंग नहीं आएगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हमागीर, सच्चाई या कोई आदत बयान की गई तो इसमें टेंस की कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ राउंड है तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसको चेंज नहीं किया जाता। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, जैसे ही सेड शुगर इज़ स्वीट, ही सेड दैट शुगर इज़ स्वीट, इसमें फिर टेंस चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, जो कि आमतौर पर बहुत मुश्किल लगती है, ज़माइर की तब्दीली। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए दूसरी तब्दीली पर्सनल प्रोनाउन में की जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात यह है कि ये तब्दीली सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में की जाती है। इसी तरह सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में की जाती है, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं की जाती। ज़माइर की तब्दीली के कायदे दर्ज हैं। माई, आई यानी आई,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच में कोई मी, वी, अस, आवर में से कोई एक हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है इसके फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट से बदल देते हैं। जैसे कि ही सेड आई एम अ बॉय, उसने कहा मैं एक लड़का हूँ, तो इसको चेंज करने के लिए ही सेड, क्योंकि वो कह रहा है, लड़का ही कह रहा है कि मैं लड़का हूँ, ही सेड दैट ही वाज अ बॉय, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन के मुताबिक ही चेंज करेंगे। मतलब फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जो बात की गई है उसके मुताबिक, जो कहने वाला है उसके मुताबिक चेंज होगा प्रोनाउन ना। दे सेड वी आर स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट है। दे सेड दैट दे आर स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि वो तालिब इल्म हैं। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई को रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सब्जेक्ट यानी ही से बदल दिया जाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल में वही को दे में तब्दील कर दिया गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सनल प्रोनाउन यानी यू हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट में लफ्ज़ में मौजूद ना हो तो कोई ऑब्जेक्ट फ़र्ज कर लिया जाता है जिसकी वजाहत ब्रैकेट में लगा दी जाती है, फिर इसके मुताबिक तब्दीली की जाती है। जैसे कि ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, अब ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, अब इसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अब उसने मुझे कहा ना तो मैं हूँ, तो फिर मैं तो आई में ही चेंज हो गया ना। इसी तरह अगर ही सेड यू आर लेट, ही सेड टू हिम दैट ही वाज लेट, इसी तरह आप इसको भी मी में लगा के वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पहले जुमले में यू को रिपोर्टिंग वर्ब में आए मी के मुताबिक आई में बदला गया है क्योंकि मी की फाइली शक्ल आई है। दूसरी शक्ल में चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना था इसलिए इंटरेक्ट स्पीच में इसकी वजाहत टू हिम से की गई है, और हिम के मुताबिक यू को ही से बदला गया क्योंकि हिम की फाइली शक्ल ही है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, दे में से कोई एक हो तो इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। जैसे कि ही सेड ही इज़ अ गुड बॉय, he said that he was a good boy. Kareem said they are playing. Kareem said that they were playing. अच्छा जी, नज़दीकी ज़ाहिर करने वाले अल्फाज की तब्दीली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए तीसरी तब्दीली ये की जाती है कि नज़दीकी ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को दूरी ज़ाहिर करने वाले अल्फाज में बदल देते हैं। इसको एक नक्शा मुलाज़ा कीजिए, इसको भी हो सके तो लिख लीजिएगा तो फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। दिस को दैट में चेंज कर देना, दीज दोज में, हेयर देयर में, टुडे को दैट डे में, नाउ को देन में चेंज करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, अगो बिफोर में चेंज होगा, जस्ट देन में, कम गो में, दस सो में, हैंस देंस में, हिदर दीदर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड टुडे इज संडे, ही सेड दैट मतलब कॉमा हटा के दैट लगेगा, फिर दोबारा दैट डे वाज संडे। ही सेड शी विल बाय नाउ, ही सेड दैट शी वुड बाय देन। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सवालिया जुमलों को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बदलने के लिए दरअसल तरीके इख्तियार किए जाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सवालिया जुमले में दो तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सवालिया जुमले यानी WH फैमिली यानी सवालिया लफ्ज़ से शुरू होने वाले जुमले। सवालिया जुमलों के दोनों किस्मों को इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, नीज दैट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, और आखिर में सवालिया निशान के बजाय डैश लगाया जाता है। अगर सवालिया जुमला प्राइमरी या वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो तो दैट की जगह पर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अफ़ाल और ज़माइर की तब्दीली में असर्टिव में बयान किए गए कवायद का लिहाज किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी आर यू रीडिंग बुक, इसने मुझे कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इसको इंटरेक्ट में करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग बुक, इसने मुझसे पूछा कि क्या मैं किताब पढ़ रहा था। आई सेड टू हिम डू यू नीड मनी माई हेल्प, आई आस्क्ड हिम वेदर ही नीडिड मी हेल्प माई हेल्प। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सवालिया जुमले WH फैमिली से शुरू हो रहा होते इसे इंडायरेक्ट बनाते वक्त सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास यानी वेन को हटा देते हैं। बाकी अफ़ाल और ज़माइर की तब्दीली में असर्टिव में बयान किए गए कवायद का लिहाज देखा जाता है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू ईटिंग, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई ईटिंग। शी सेड टू मी वेयर आर यू लिविंग, he asked me where was I living. I said to him why did you weep, I asked him why had he wept. इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने में तब्दील करने के लिए दर्जिल तरीके इस्तेमाल किया जाता है। रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड,
रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिक्वेस्टेड या प्रपोज्ड, फॉरबेड, अर्ज्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर वगैरह से रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को इन्फिनेटिव यानी इससे पहले टू लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के डू नॉट को हटाकर नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। द टीचर सेड टू मी शो मी योर होमवर्क। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शो हिम माई होमवर्क। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज। अब इनडायरेक्ट में करेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच का जुमला लेट से शुरू हो रहा हो तो दर्जिल तरीके से बनाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सेड को प्रपोज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड के मफहूम के मुताबिक बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में दैट लगाते हैं, जैसे कि लेट से पहले टू लगाकर टू लेट बना देते हैं या फिर इसे हटाकर शुड लगा देते हैं। ही सेड टू मी लेट अस प्ले द कार्ड्स। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड, या फिर टू लेट प्ले द एट कार्ड। द टीचर सेड लेट हिम गो। द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो। अगर लेट के ज़रिए इजाज़त तलब करना ज़ाहिर हो तो सेड की जगह विश्ड और लेट की जगह माइट या माइट बी अलाउड लाते हैं और टू लेट भी इस्तेमाल करते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो नाउ। The students requested the teacher to let him go then. I said to her, let me go to school. I wished her that I might be allowed to go to school. अच्छा जी, अब आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तेजाबिया जुमले। इन जुमला में इंतहाई खुशी, गमी, हैरत या गुस्सा वगैरह का शदीद एहसास बयान किया जाता है। इन्हें डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के लिए दर्जिल कवायद हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लाते हैं, फिर जिस किस्म का एहसास हो इसके मुताबिक चमट कर देते हैं, जैसे विद सरप्राइज, विद सौरभ, विद जॉय वगैरह अल्फाज। आखिर से इस तजाबिया निशान को हटाकर डैश लगाया जाता है। दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। द बॉय सेड Hurrah, tomorrow is holiday. The boy exclaimed with joy that the next day was a holiday. The general said, alas, we are defeated. The general exclaimed with sorrow that they were defeated. ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआया जुमले। इन जुमलों के ज़रिए दुआ, बद्दुआ या किसी शदीद तमन्ना का इजहार किया जाता है। इसे डायरेक्ट से इंटरेक्ट बनाने के लिए दर्जिल तरीके अपनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को जुमले के मफहूम के तौर पर एतबार से प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, विश्ड वगैरह में बदल देते हैं। जुमले के आखिर में निशान मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी निशान के बजाय डैश लगाते हैं। दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए कभी दैट का इस्तेमाल करते हैं। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मेरी माँ ने मुझे कहा खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। My mother prayed that I might live long. He said if I were a minister, he wished to be a minister. 80वां सबक, स्पेलिंग हिजे। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने वालों के लिए एक मुश्किल मरहला इसके सही हिजे का आता है, क्योंकि अंग्रेज़ी में अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। इसलिए इस हवाले से चंद मालूमात ज़हन में लिखे जा रहे हैं ताकि इनकी रोशनी में सही स्पेलिंग की जा सके। यहाँ पर दो इस्लाही अल्फाज को ध्यान में रखिए। सफिक्स लाहका की तारीफ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है। अगर ये जोड़ना किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो इसे सफिक्स यानी लाहका कहा जाता है। इसी तरह प्रीफिक्स, साबके की तारीफ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है। अगर ये जोड़ना किसी लफ्ज़ के शुरू में तो इसे प्रीफिक्स यानी साबका कहा जाता है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले कोई वावल हो तो इसमें सफिक्स यानी लाहका जोड़ते वक्त आखिरी हर्फ को डबल कर देते हैं, जैसे कैट से कैटिश डबल टी लगा देते हैं। सैड से सैडिस्ट, गन गनर, रेफर रेफर्ड, कंट्रोल कंट्रोलर, परमिट परमिटिंग। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई हो और वो साइलेंट हो तो इसमें आईएनजी जोड़ते वक्त ई को हटा देते हैं, जैसे मूव मूविंग, लिव लिविंग। वसूल करना, रिसीविंग, रिसीव से रिसीविंग, होप से होपिंग। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई हो और इसमें कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई सफिक्स जोड़ा जाए तो ई को नहीं हटाते, जैसे इनलार्ज इनलार्जमेंट, इंगेज इंगेजमेंट, फोर्स फोर्सफुल, होप होपफुल। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में सी ई या जी ई आता है तो इसमें ओ यू एस और ए बी एल ई एबल लाके के जोड़ते वक्त ई को बरकरार रखते हैं, जैसे कि करेज से करेजियस, चेंज से चेंजेबल, रिप्लेस से रिप्लेसेबल, आउटरेज से आउटरेजियस वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आता है और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो इसमें आईएनजी के अलावा तमाम सफिक्स जोड़ते वक्त वाई को आई में तब्दील कर देते हैं, जैसे ब्यूटी ब्यूटीफुल, अगली अगलीस्ट,
मैनी, मैरी, मैरिज, कॉपी, कॉपीड। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आता है और उससे पहले कोई वावल आता है तो आईएनजी जोड़ते वक्त वाई को नहीं हटाते, जैसे प्रे से प्रेइंग, से सेइंग, प्ले से प्लेइंग वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में फुल जोड़ना हो तो फुल का एक एल हटाकर FUL कर देते हैं, जैसे ब्यूटी से ब्यूटीफुल, हैंड से हैंडफुल। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में डबल एल हो तो सफिक्स जोड़ते वक्त एक एल को हटा देते हैं, जैसे ऑल बेस से ऑल मतलब तमाम और वेज लगाने से ऑल बेस बन जाता है। स्किल से स्किलफुल तो एक महारत, एक एल हटा देते हैं। अच्छा जी, आगे क्यू के बाद हमेशा यू लाया जाता है, क्वाइट, QUIT, क्वाइट, क्वेश्चन। अगर किसी लफ्ज़ के में पहले सी आता है और इसके बाद EI आता है, जिसकी आवाज़ सी की आ रही होती है, तो पहले ई आता है और फिर आई आता है, पहले ई आएगा और फिर आई आएगा। परसीव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना चाहिए। सी के बाद अगर ई और आई आता है, इसी तरह अगर कोई लफ्ज़ आई ई मिलकर डबल ई की आवाज़ पैदा करते हैं तो फिर पहले आई लिखते हैं और फिर ई जोड़ते हैं, मतलब ई की आवाज़ आ रही है या फिर आई की पहले आवाज़ आ रही है तो फिर आई पहले आएगा तो फिर आएगा, जैसे फील्ड, अचीव्ड, बिलीव। अगर किसी वर्ब के आखिर में ATE हो तो इसे नाउन बनाने के लिए आखिर की ई हटाकर ION लगा देते हैं, जैसे एजुकेट, एजुकेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेट्स। अगर किसी नाउन के आखिर में डबल SSHCHX हो तो एस से नाउन की जमा बनाने के लिए इसके प्लूरल में ES लगाते हैं, जैसे फॉक्स से फॉक्सेस, बॉक्स से बॉक्सेस वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में IE हो और इसमें ING जोड़ना हो तो IE में वाई, IE को वाई में बदल देते हैं, जैसे लाई को ING लगा के लाइन बना देते हैं, LYING बन जाते हैं। इसी तरह टाई को टाइंग में बना देते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इसकी प्लूरल बनाने के लिए वाई को IES से बदल देते हैं, जैसे फ्लाई से फ्लाइज। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में F या FE हो तो इसको प्लूरल बनाते वक्त F या FE को VES में बदल देते हैं, जैसे हाफ को हाफ्स में, थीव को थीव्स में। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में O आता है और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो इसकी जमा बनाते वक्त आखिर में ES बढ़ा देते हैं, जैसे मैंगो का मैंगोज़। अच्छा जी, आगे है वर्ड फॉर्मेशन, लफ्ज़ बनाना। अल्फाज बनते कैसे हैं, वोकेबलरी इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ को एक पार्ट ऑफ स्पीच से बदलकर दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में लिखने को फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कहते हैं। जो अल्फाज अपनी असल शक्ल में होते हैं इन्हें प्राइमरी वर्ड कहा जाता है और जो दो अल्फाज को मिलकर बनाते हैं इन्हें कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन के दो तरीके हैं। प्रीफिक्स, यानी कभी लफ्ज़ के शुरू में किसी लफ्ज़ को बढ़ाकर और दूसरा लफ्ज़ बनाया जाता है, जैसे कि डिसलाइक, लाइक से पहले आप डिस लगा दें तो डिसलाइक बन जाएगा। इसी तरह डिपार्ट, अनहैप्पी। और फिर सफिक्स, यानी कभी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर लफ्ज़ बनाया जाता है, जैसे बोल्ड के LY लगा दें तो बोल्डली बन जाएगा, फ्रेंड के साथ शिप लगा दें फ्रेंडशिप बन जाएगा। इसी तरह हैप्पी के साथ हैप्पीनेस। मज़कूरा वाला दोनों तरीक़ों से वर्ड फॉर्मेशन की दर्जन शक्लें बनती हैं। वर्ब से नाउन बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, दो या दो से ज़ायद अल्फाज को जोड़कर कंपाउंड वर्ब बनाना। हर एक की तफसील आगे आ रही है। नाउन सबसे पहले देखते हैं नाउन से वर्ब कैसे बनता है। वर्ब के आखिर में YENCANCENCEMENTAGEURETHALER वगैरह जोड़ने से कभी दूसरी और कभी दूसरी तब्दीली करने से वर्ब का लफ्ज़ नाउन बन जाता है, जैसे एंटर एक वर्ब है और वाई लगा दिया तो एंट्री नाउन बन गया। इसी तरह अटेंड, अटेंडेंस, कलेक्ट, कलेक्शन, डिसाइड, डिसीजन, एग्री, अग्रीमेंट, कैरी, कैरिज, फेल, फेलियर, ग्रो, ग्रोथ। ये बाकी सारे आप पढ़ लें। नाउन से वर्ब बनाना, नाउन से वर्ब बनाने का एक तरीका तो ये है कि अगर मज़कूरा वाला कायदे को उलट दिया जाए तो मिसाल के तौर पर नाउन को वर्ब में बदलने के लिए जो हरूफ बढ़ा दिया जाता है नाउन के आखिर से, वो हर्फ हटा दिया जाए तो वो नाउन का लफ्ज़ वर्ब में तब्दील हो जाएगा, जैसे एंट्री से एंटर वगैरह। और दूसरा तरीका यह है कि नाउन के शुरू में बतौर साबका ENIMBEDE वगैरह लगा दिया जाता है, जिस तरह नाउन के आखिर में बतौर लाका ATELEENIFYISEIZE वगैरह बढ़ा दिया जाता है, जैसे पैरिल से इम्पीरियल, पार्ट से इम्पार्ट वगैरह। अच्छा जी, आगे नाउन से एडजेक्टिव बनाना। नाउन के आखिर में लाके के तौर पर RNOUSABLESSENEDTICISHICALYFUL
AL, LY वगैरह जोड़कर कुछ और तब्दीली करके एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, जैसे कि मेलोडी से मेलोडियस, स्टडी से स्टडियस, ये सारे आप देख लो। नाउन से एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडजेक्टिव के आखिर में लाके के तौर पर अगर DOM, ACY, TY, ITY, THANCENCE वगैरह बढ़ा दिया जाता है तो या कुछ और मज़ीद तब्दीली की जाती हैं तो इससे एडजेक्टिव नाउन बन जाता है, जैसे कि फ्री से फ्रीडम, रॉयल से रॉयल्टी। एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव के आखिर में बतौर लाका IFYEN IZE IATE वगैरह, शुरू में बतौर साबका EN EM वगैरह जोड़कर वर्ब बनाया जाता है, जैसे कि जस्ट से जस्टिफाई, हार्ड से हार्डन। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, एडजेक्टिव के आखिर में अगर LY जोड़ दिया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, जैसे कि एबल से एबली, पुअर से पुअरली। कंपाउंड वर्ब मुरक्कब बनाना, प्राइमरी वर्ड को जोड़कर वर्ड्स कंपाउंड बनाए जाते हैं। इन जोड़े हुए अल्फाज को दो तरह से लिखा जाता है, कभी दोनों लफ्ज़ों के बीच में हाइफन खत रब लगाया जाता है और कभी हाइफन के बगैर मिलाकर रखा जाता है। कंपाउंड वर्ड्स की 3 किस्में हैं, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड एडजेक्टिव और कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड नाउन की 7 शक्लें हैं। कभी कंपाउंड नाउन को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे टाउन हॉल, फुटबॉल, कार्डबोर्ड। कभी एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, राउंड टेबल। कभी वर्ब और नाउन को मिला दिया जाता है, जैसे पुश चेयर, ब्रेकफास्ट। कभी जेरेंड और नाउन को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे ड्राइंग रूम, लुकिंग ग्लास। कभी पहले वर्ब फिर एडवर्ब जोड़कर बनाया जाता है, जैसे ड्रॉबैक, सेंड ऑफ। कभी पहले एडवर्ब फिर वर्ब जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि इनकम, आउटकम वगैरह। कभी प्रेपोजिशन और नाउन को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे आफ्टरनून, डाउनफॉल। एडजेक्टिव कंपाउंड की दरअसल 5 शक्लें हैं। एडजेक्टिव कंपाउंड कभी नाउन और पार्टिसिपल को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे वैन ईटिंग, सोल सर्चिंग, माइंड एक्सपेंडिंग। कभी नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि ब्लड रेड, ब्रेस्ट हाई, लाइफ लॉन्ग वगैरह। कभी 2 एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है, रेड हॉट, डार्क ब्लू। कभी एडजेक्टिव और पार्टिसिपल को जोड़ा जाता है, जैसे न्यू फाउंड, रेडीमेड। कभी एडवर्ब और पार्टिसिपल को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे डाउन हार्टेड, एवरलास्टिंग। कंपाउंड वर्ब की मंदरजल 3 शक्लें हैं, कभी नाउन और वर्ब को मिलाकर जोड़ा जाता है, जैसे ब्रॉब बीट, टाइपराइटर। कभी एक एडजेक्टिव और एक वर्ब को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे फुलफिल, ड्राई क्लीन। कभी एडवर्ब और वर्ब को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे ओवर हेयर, अंडरटेक वगैरह। अच्छा जी, आगे है सिला जात का इस्तेमाल। जिस तरह अरबी ज़ुबान में सिला के बदलने से फ़ेल के मायने बदल जाते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में भी सिला के बदलने से वर्ब के मायने बदल जाते हैं। और जिस तरह अरबी ज़ुबान में हर्फ जार सिला का काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अंग्रेज़ी में भी हर्फ जार यानी प्रपोजिशन भी सिला का काम करते हैं। इस तरह कुछ अल्फाज अफ़ाल में दिए जा रहे हैं, एक्ट अपॉन अमल करना, अक्यूज़ड ऑफ किसी जुर्म का मुर्तकब करार दिया जाना, अक्यूज़ड बाय, अग्री विद, अग्री टू, अप्लाई फॉर, आस्क आफ्टर। ये सारे इसी तरह चलते जाएंगे। अगर हमें इनको पढ़ते जाओ ना एक एक को तो वो वीडियो पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मज़ीद लंबी हो जाएगी। चलो जी, ये सारे हो गए सिला। प्रपोजिशन बन जाते मतलब नया वर्ड बन जाता है उससे। आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, फेल की गर्दान। आप पहले पढ़ चुके हैं, फेल की 4 शक्लें हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। इनका पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल और आईएनजी शक्ल भी कहा जाता है। पहली शक्ल से दूसरी और तीसरी शक्ल के फेल बनाया जाता है, लेकिन इनके बनाने के लिए कोई कतई कायदा नहीं है। अलबत्ता किसी फेल के आखिर में डी या ईडी या फिर टी लगाकर दूसरी और तीसरी शक्ल बनाई जाती है। और कभी कभी जिस फेल के आखिर में वाई होता है, इसको हटाकर आईडी या आईईडी लगाकर दूसरी और तीसरी शक्ल बनाई जाती है। और कुछ अफ़ाल ऐसे भी हैं जो तीनों शक्लों में एक ही रहते हैं। सही और मुकम्मल अंग्रेज़ी सीखने के लिए इन फेलों को शुरू में रखना ज़रूरी है। आपको इनकी तादाद ज़ुबानी याद करनी होगी, जिससे आपको फेल को देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि दूसरी और तीसरी शक्ल में क्या बन सकते हैं। इस मकसद के नीचे फ़ाल दिए जा रहे हैं, आप इन्हें ज़ुबानी याद करें। अराइज, अरोज, अराजन, अवाइक, अवेक, अवोक, अवेकन। ये फिर इतनी सारी आ गई है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप अगर कोई बुक फॉर्म में भी पढ़ना चाहे तो वो उसको
रीड कर सके, क्योंकि अब ये इतने सारे वर्ड्स को अगर मैं इस तरह बोलूँगी तो फिर मेरा मकसद सिर्फ आपको रटवाना नहीं है, समझाना है। कुछ अफ़ाल तीनों की शक्ल में एक ही जैसे रहते हैं, ये सारे वो अल्फाज आगे है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स मुहावरे और कहावतें होते हैं जब बरसों के तजुर्बात और किसी वाक़े को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया जाता है तो इसको मुहावरा और कहावत कहते हैं। ये मुहावरे और कहावतें अपनी आम बोलचाल या तहरीर में इस्तेमाल करने से इसकी जामियत बढ़ जाती है। ज़ेल में कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, इन्हें ज़ुबानी याद करना ज़रूरी है। जैसे ऐड फ्यूल टू फायर, जले पर नमक छिड़कना। अप्लाई ऑफ वंस आई, आँख का तारा होना। ये ईडियम्स कहना मैं एक अलग से लेक्चर बना दूँगी जिसमें बहुत सारे ईडियम्स, यहाँ पर सिर्फ चंद दिए गए हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन, अंग्रेज़ी से और अंग्रेज़ी में तर्जुमे के असूल। ट्रांसलेशन के रूल्स, जुमले की बुनियादी हैतें। मेरा ख्याल है ट्रांसलेशन के रूल्स में किसी एक और वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि फिर इसको अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आपने अब तक ये सुनी है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मज़ीद आपको ट्रांसलेशन के रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।